Hi everyone, once again you all welcome the wonderful session of the CP Smart Classes. CP Smart Class के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर मैं अजहर सर आपका बायोलॉजी मेंटोर आपका बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सीपी स्मार्ट क्लास के इस प्लेटफॉर्म पर हम हर रोज आपके लिए लेके आते हैं क्वेश्चंस की एक सीरीज की जो कि आपको हर एक एग्जामिनेशन में हेल्प कर सके। जो कमिंग एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनकी प्रैक्टिस आप सीपी स्मार्ट क्लास के इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ के अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की सीरीज में हमारे पास बायोलॉजी के कितने क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इनकी आने की संभावनाएं भी प्रबल हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, दो बात याद रखिएगा कि किसी भी एग्जाम के में सिलेक्शन के लिए पहला होता है कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस और दूसरा होता है पॉजिटिव माइंडसेट। दो चीजें अगर में आपके पास हैं तो आज नहीं कल धैर्य रखिए, पेशेंस का होना भी बहुत जरूरी है। आज नहीं कल आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। तो तीन बात बल्कि आप जोड़ ले भैया, पहला पेशेंस धैर्य रखिए, दूसरा कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस और तीसरा पॉजिटिव माइंडसेट। इन तीन चीजों का होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। कहता है कि इवोल्यूशन इज द बेस्ट डिफाइंड एज, देयर इज द फोर ऑप्शन। यहाँ पर चार ऑप्शन है, कह रहा है कि इन चार ऑप्शन में इवोल्यूशन को डिफाइन कौन कर रहा है। पहला है एक्विजिशन ऑफ द डिजायर्ड कैरेक्टर, दूसरा है डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, तीसरा है स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस फॉर एग्जिस्टेंस एंड चौथा है लाइक बिगेट्स लाइक। देखिए, द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैसे, मैं समझा रहा हूं। डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन इज द राइट आंसर। इस बात को कौन बताया था? डार्विन साहब ने। कौन बताया था? इस बात को डार्विन ने बताया था। डार्विन ने क्या कहा था? डार्विन ने अपनी एक किताब लिखी, डार्विन रोट अ बुक, और उस किताब में डार्विन ने कहा डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, कहा डार्विन ने। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होते, मान लो पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स की जो संतानें हैं जब वो दुनिया में आती हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होता है और वही मॉडिफिकेशन उनको सर्वाइवल के चांसेस देता है इन्वायरमेंट में। जैसे हम लोग बात करें कि हम लोग अपने माता पिता से वैरी करते हैं, कुछ जगहों पर सिमिलरिटीज हैं लेकिन कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन भी है और यही मॉडिफिकेशन हमको सर्वाइवल के चांसेस प्रोवाइड करती है। अरे भैया सोच लो कि क्या हमारे एंसेस्टर हम जैसे थे? नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हुआ और आज होमोसेपियंस हम लोग बन गए। ठीक है, तो उसी को कहते हैं डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। जैसे आप ऐसे समझ लो कि ये अगर में पेरेंट्स हैं, ये क्या है? ये पेरेंट्स हैं, तो जो इनकी संतानें होंगी इनके अंदर क्या आ जाएगा? मॉडिफिकेशन। क्या आ जाएगा? और यही मॉडिफिकेशन इनको सर्वाइवल के चांसेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब जब इनकी संतानें आएंगी तो इसके अंदर भी मॉडिफिकेशन दिखेगा, इसके अंदर भी क्या दिखेगा? मॉडिफिकेशन दिखेगा। तो जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ेगी इंडिविजुअल के अंदर चेंजेस, वेरिएशन दिखेंगे और यही वेरिएशन क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं, इनको प्रोवाइड कराते हैं एटमॉस्फेयर में, जो है इन्वायरमेंट में सर्वाइवल के चांसेस। इसी को कहते हैं डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको एकदम क्लियर होगा स्टूडेंट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है कि इन अ फूड वेब। देखिए क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखेंगे आप। थोड़ा सा वेट करें। हाँ, इन अ फूड वेब में हाइनस और वल्चर आर, कि मतलब फूड वेब जो होता है ना उसमें हाइनस और वल्चर का स्टेटस पूछ रहा है। क्या होते हैं ये चार ऑप्शन आपके पास है। प्राइमरी कंज्यूमर है, दूसरा है प्रीडेटर, तीसरा है स्कैवेंजर, चौथा है डीकंपोजर। चौथा क्या है? डीकंपोजर। देखिए एक बात समझिएगा, पहले समझिए फूड वेब क्या होता है। द सीरीज ऑफ, है ना, या द ग्रुप ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। तो लिख देता हूं यहां पर, द ग्रुप ऑफ फूड चेन, द ग्रुप ऑफ फूड चेन कॉल्ड फूड वेब।
जब ढेर सारी फूड चेन आपस में मिलती हैं तो उसको फूड वेब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए इसका, जैसे मैंने कहा यहाँ पर ग्रास है, ग्रास को ईट कौन किया, मान लो गोट ने खाया, घास को वही बकरी खा गई और बकरी को लायन खा गया, तो ये एक फूड चेन कहलाएगा, कहलाएगा ना। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लो कि यहाँ पर मान लो ग्रास है, इस ग्रास को ग्रासोफर खा गया, कौन खा गया, ग्रासोफर को टिड्डा कहते हैं, और इस ग्रासोफर को कौन खा गया, मान लो फ्रॉग खा गया, ठीक है, और इस फ्रॉग को स्नेक खा गया, तो ये भी एक फूड चेन है। तो जब ढेर सारी फूड चेन आपस में मिलती है तो उसको फूड वेब कहते हैं। तो क्या बच्चों आप बताओ, भाई आप खुदे बता दो, क्या जो ये दो यहाँ पर ढेर सारी फूड चेन आपस में क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, तो इसको हम मिला के क्या कह देंगे, फूड वेब कह देंगे। अब आइए अपने क्वेश्चन पे लिखा है फूड वेब, देख लीजिए क्या लिखा है, फूड वेब। अब पूछ क्या रहा है कि फूड वेब में हाइनस, हाइनस नंबर 1 और दूसरा वल्चर का स्टेटस क्या है, तो क्या ये प्राइमरी कंज्यूमर है, नहीं भैया ये प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है। क्यों, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, क्या होते हैं, जो घास खाने वाले जानवर होते हैं उनको हर्बीवोर्स कहते हैं। तो ये भैया हाइनस और वल्चर कभी घास नहीं खाते, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 लिखा है प्रीडेटर, का मतलब होता है शिकारी, क्या होता है, शिकारी, ये कभी शिकार करके भी खाना नहीं खाते, ये कभी शिकार करते ही नहीं है, तो ये शिकारी भी नहीं होते हैं। स्कैवेंजर का मतलब होता है कार्निवोर्स, क्या होता है, जो मांस खाने वाले जानवर होते हैं, तो ये राइट ऑप्शन है, ये क्या है, राइट ऑप्शन है। जो ये वल्चर आपके होते हैं और हाइनस होते हैं, ये मांसाहारी जानवर होते हैं, ठीक है, तो इनको कहेंगे स्कैवेंजर। आप कहोगे फॉर डिकम्पोजर नहीं होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा यार। डिकम्पोजर में क्या आते हैं, डिकम्पोजर में आप क्या आता है, बैक्टीरिया प्लस फंजाई आता है, तो क्या आपको ये हाइनस और वल्चर बैक्टीरिया फंजाई थोड़ा ही ना, ठीक है। तो स्कैवेंजर इज द राइट आंसर, क्योंकि ये कार्निवोर्स होते हैं। नोट करिए इसको स्टूडेंट्स। चलिए बहुत अच्छा, क्वेश्चन समझ में आया। जो भी डाउट्स रहे आपके, आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर रिप्लाई करें स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, जहां पर हम देखते हैं कि एक इक्वेशन शायद दिया है, जी हाँ बिल्कुल एक इक्वेशन दिया है। देखते हैं क्या इक्वेशन कह रहा है, भाई आओ थोड़ा सा इक्वेशन समझ लेते हैं। इक्वेशन क्या दिया है कि द इक्वेशन लैक्टेट एलानिन ग्लूकोज, फिर देखिए गिव टू लिखा, एरो लगाया है, पूछा है कि ग्लूकोज रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है कि ये जो लैक्टेट है इस इक्वेशन में और एलानिन है और ग्लिसरॉल है, इससे बन क्या रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, तो इसकी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, चार ऑप्शन दिया है, तो इसकी प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस लिखा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस लिखा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस लिखा है, बोथ ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लाइकोजियोलाइसिस लिखा हुआ है। क्या ऑप्शन सही होगा इसका, देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है, ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज, नियो का मतलब होता है नया, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। नए ग्लूकोज की बनने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। दोहराइए मेरे साथ बात को, नए ग्लूकोज बनने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। हो गया भाई। अब बात सुनिए जो है, अब बात सुनिए, अब समझाता हूं कैसे। देखिए यहां पर क्या लिखा है, लैक्टेट लिखा है, लिख देता हूं यार, देखिए क्या लिखा है, लैक्टेट लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा है, एलानिन लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा है, ग्लिसरॉल लिखा है, क्या लिखा है, ग्लिसरॉल, यही लिखा है भाई। देखो ये जो तीनों यहां पर आप देख रहे हो, लैक्टेट को, एलानिन को, ग्लिसरॉल को, ये तीनों कहलाते हैं नॉन कार्बोहाइड्रेट। क्या कहलाते हैं, नॉन कार्बोहाइड्रेट। तो कभी कभी हमारी बॉडी, कभी कभी हमारा शरीर जो है इस नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो इससे बन गया ग्लूकोज, क्या बन गया, ग्लूकोज। और इसके बनने में जो प्रोसेस लगी, इसके बनने में जो प्रोसेस यूज हुई, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ये सी वाला ऑप्शन आपका सही है। फिर से समझा दूं आपको मैं क्या कह रहा हूं, कि जो ये लैक्टेट है, एलानिन है, ग्लिसरॉल है, ये सभी नॉन कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं।
इनकी मदद से जब हमारा शरीर ग्लूकोज बनाता है तो उसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इक्वेशन यही समझा रहा है भैया, ठीक है। चलिए अब आइए स्टूडेंट, मूव करते हैं। जस्ट मिनट वेट स्टूडेंट, आप लोग थोड़ा सा वेट करिए स्टूडेंट। चलिए अब जो है यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, या अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आ जाइए यहाँ पर, आ जाइए, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। चलिए, द फर्स्ट एंड द फाइनल मोल्ड्स इन द लार्वा ऑफ एस्कैरिस अकर इन द। चलिए भाई, कह रहा है कि जो पहला, देखिए पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए, ठीक है। कह रहा है द फर्स्ट एंड द फाइनल मोल्ड्स, फाइनल मोल्ड्स, ठीक है। शुरुआत कहां से हुई? फर्स्ट से, और फाइनल लास्ट, ठीक है। देखिए मोल्ड्स जो यहाँ पर लिखा है, बात समझिएगा, जो यहाँ पर मोल्ड्स लिखा हुआ है स्टूडेंट, मोल्ड, मोल्ड का मतलब होता है डेवलपमेंट। क्या होता है? मोल्ड्स का मतलब क्या होता है बच्चों? डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। तो देखिए जो एस्कैरिस है, जो ये एस्कैरिस है स्टूडेंट, ठीक है, एस्कैरिस जो है ये पहले जुवेनाइल फेज में रहेगा। जुवेनाइल समझ रहे हैं? जुवेनाइल का मतलब होता है कि अभी ये इमेच्योर है। तो जुवेनाइल फेज से ये बढ़ेगा कहां पर? एडल्ट की तरफ। क्या बात समझिएगा भाई, कोई भी, अगर में हम ही लोग हैं, ह्यूमन है, तो ह्यूमन पहले बॉर्न होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है? एडल्ट होता है ना। तो हम वही कह रहे हैं कि जो ये एस्कैरिस है, पहले ये जुवेनाइल फेज में रहेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा? एडल्ट होगा, बड़ा होगा। लेकिन जब ये एडल्ट होगा तो एडल्ट होने में इसको 4 टाइम मॉल्टिंग करनी पड़ती है। 4 टाइम क्या करनी पड़ती है? मॉल्टिंग करनी पड़ती है। अब मैं यहाँ पहले ही लिख चुका हूं कि मॉल्टिंग का मतलब डेवलपमेंट होता है। तो जो चौथी मॉल्टिंग होती है, ठीक है, जो फोर्थ मॉल्टिंग होती है, जो फोर्थ मॉल्टिंग इसकी होती है, ये कहां पर होती है? इंटेस्टाइन में। कहां पर? इंटेस्टाइन में। किसके इंटेस्टाइन में? होस्ट के इंटेस्टाइन में। कहां पर भैया? ये मान लो किसी ऑर्गेनिज्म के, किसी एनिमल के आंत में है, ठीक है, उसके आंत में ही ये क्या करेगा? मोल्टिंग करता है और बड़ा होता है। तो इंटेस्टाइन जो ऑप्शन यहाँ पर है, डी वाला, डी इज द राइट ऑप्शन। जो एस्कैरिस है ये 4 बार मोल्टिंग करता है, और जो चौथी मोल्टिंग इसकी होती है, ये किसी ऑर्गेनिज्म के कहां पर होती है? इंटेस्टाइन में होती है। तो मतलब ऐसा कह लो कि इसका पूरा डेवलपमेंट जो होता है वो इंटेस्टाइन में होता है। कहां पर होता है? इंटेस्टाइन में होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, मींस इंटेस्टाइन, ठीक। चलिए अब मूव करते हैं स्टूडेंट जो है अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ द सोशल लाइफ आर एट्रीब्यूटेड टू। देखिए जो अर्लीस्ट एविडेंसेस हैं, ठीक है, उसमें सोशल लाइफ को, ठीक है, कौन ज्यादा बियर कर रहा है, कौन ज्यादा मैच कर रहा है? 4 ऑप्शन है। जैसे हमारा अभी जो मॉडर्न ह्यूमन है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? होमो। हम लोगों का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस। क्या है हम लोगों का साइंटिफिक नेम? क्या है भाई? होमो सेपियंस नाम है ना, होमो सेपियंस। और हमारी क्रेनियम कैपेसिटी कितनी है? 1350। कितनी है हमारी क्रेनियम कैपेसिटी? कितनी है? 1350 सीसी का, ठीक है। अभी बात सुनो, अभी बात सुनो। तो कह रहा है पहले देखो, क्रो मैग्नन मैन, नियंडरथल मैन, पेकिंग मैन एंड जावा मैन। तो जो नियंडरथल मैन है, इट इज द राइट आंसर, नियंडरथल मैन। क्यों? देखो रीजन देखो, क्योंकि ये ट्राइब्स में रहते थे। क्या? ये ट्राइब्स में रहने लगे थे, मतलब जातीय समूहों में रहने लगे थे। ये ह्यूमन की ऐसी प्रजाति है जो जातीय समूहों में रहने लगी थी, और ये रिलीजन पर, क्या, ये रिलीजन पर, धर्म पर विश्वास करने लगी थी, ठीक है। और ये ज्वेलरी बनाने लगे थे। क्या बनाने लगे थे? ये ज्वेलरी वेलरी का फॉर्मेशन भी करने लगे थे। बात समझ में आ रही है? तो इनकी जो तुलना है ना मॉडर्न मैन से कर रहे हैं कि भैया ये जो है बड़े नजदीक हैं, क्योंकि आज के जो ह्यूमन है वो भी जाति समूहों में रहते हैं, रिलीजन को मानते हैं, ज्वेलरी मेकिंग करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जो ये नियंडरथल मैन है, ये आज के मैन से बड़ा क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो आंसर है नियंडरथल मैन,
ठीक है, इसकी क्रैनियम कैपेसिटी आई थिंक 1100 से लेके 1600 सीसी तक होती है। कितनी होती है इसकी क्रैनियम कैपेसिटी? कितनी होती है? 1100 टू 1600 सीसी। ठीक, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से कि ऑन द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द वेस्टिजियल ऑर्गन। देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है पहले ये समझो, तब तो बात समझ में आएगी। वेस्टिजियल ऑर्गन, एकदम बात फोकस होकर सुनना भाई। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गन जो हमारे एंसेस्टर में थे लेकिन अब हमारे अंदर नहीं है। जैसे हमारे एंसेस्टर के अंदर अपेंडिक्स हुआ करता था जो कि सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता था, आज भी है लेकिन नॉन फंक्शनिंग है। हमारे एंसेस्टर के अंदर पूंछ हुआ करती थी, पूंछ है ना, लेकिन वो आज के ह्यूमन में नहीं है। तो जो सारे ऑर्गन अब खत्म हो चुके हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। जो पहले ऑर्गन हुआ करते थे हमारे अंदर लेकिन अब नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है? ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ये नहीं पूछा है कि वेस्टिजियल ऑर्गन कौन है। देखो विजडम टूथ भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है, और ये अपेंडिक्स भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, और टेलबोन पूंछ भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। बात समझ में आ रही है? इसमें जो वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है वो क्या है? बोन, क्योंकि बोन उस समय भी ह्यूमन में पाई जाती थी जो हमारे एंसेस्टर थे, आज भी हमारे अंदर बोन है। तो ठीक है, ये इसको हम ये वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है भैया। अगर में ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन होता तो अब तक बोन भी खत्म हो गई होती, ह्यूमन खाली मांस का रहता है क्या? बात समझ में आ रही है? तो बोन इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन। बोन क्या है? नॉट अ वेस्टिजियल, नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन। बोन जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। ये तीनों वेस्टिजियल ऑर्गन में आते हैं। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट, जहां पर क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे कि विच ऑफ द एनिमल डज नॉट हैव द एलिमेंट्री कैनल। कौन कौन से ऐसे एनिमल है जिनके पास एलिमेंट्री कैनल नहीं है भैया? विच ऑफ द एनिमल डज नॉट हैव द एलिमेंट्री कैनल। पहले बताओ एलिमेंट्री कैनल का मतलब समझ रहे हो आप? बेटा एलिमेंट्री कैनल का मतलब, एलिमेंट्री का मतलब होता है स्ट्रेट सीधा, कैनल का मतलब होता है कैविटी, और सिस्टम मिलके बनता है किससे? ऑर्गन से। तो एलिमेंट्री कैनल में माउथ, ये आपका फूड पाइप, ओसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज द एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, अब बात सुनिए बेटा, इसमें से किस ऑर्गेनिज्म के पास एलिमेंट्री कैनल नहीं है? तो टीनिया इज द राइट ऑप्शन। टीनिया के पास एलिमेंट्री नहीं होता है। कैसे? मैं आपको समझा रहा हूं। ये बड़ा आलसी तरीके का, बड़ा कामचोर तरीके का ऑर्गेनिज्म है। ये पचा पचाया खाना पा जाता है और उसको खा लेता है। अरे भैया पचा पचाया खाना, ठीक है, इसको डाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? बात सुनो बेटा, जैसे पॉर्क होता है, जो पिग होती है ना, पिग जो सुअर होती है, उसके जो है इंटेस्टाइन में, जो पॉर्क का क्या होता है? इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, जो पॉर्क का इंटेस्टाइन होता है। अब उसके इंटेस्टाइन में क्या चलेगा? डाइजेशन चलेगा। क्या चलेगा? डाइजेशन। और यहीं पर टीनिया भी है। क्या है? यहीं पर टीनिया भी रहती है। तो ये टीनिया क्या करती है? इफ डाइजेस्टेड फूड को क्या करती है? टेक कर लेती है। इफ डाइजेस्टेड फूड को क्या कर लेती है? टेक कर लेती है। जब भैया इस टीनिया को डाइजेस्टेड फूड जो है पॉर्क से मिल जा रहा है, क्योंकि डाइजेशन तो इंटेस्टाइन में ही होता है, तो भैया जब इसको डाइजेस्टेड फूड मिल ही जा रहा है तो इसको जो है इंटेस्टाइन की क्या कोई जरूरत है? ठीक है, तो ये टीनिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास जो है एलिमेंट्री कैनल नहीं होता है, क्योंकि ये डाइजेस्टेड फूड जो है पॉर्क के इंटेस्टाइन से ही ले लेता है। तो टीनिया सोलियम इसका पूरा नाम है, इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, क्या कह रहा है? CAM प्लांट एट नाइट प्रोड्यूस, एट नाइट प्रोड्यूस। देखिए स्टूडेंट, पहले तो CAM प्लांट एट नाइट प्रोड्यूस, ठीक है। देखिए अब पहले इसका फुल फॉर्म जानिए आप, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है क्रैसुलेशियन, क्रैसुलेशियन, क्रैसुलेशियन एसिड, क्रैसुलेशियन एसिड
एसिड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, नोट कर लीजिए इसको, आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट इसको, ठीक है। क्रैसुलेशन एसिड ऑफ मेटाबॉलिज्म कह रहा, जो सीएएम प्लांट होते हैं वो नाइट में क्या प्रोड्यूस करते हैं? पीईपी प्रोड्यूस करेंगे, पायरुविक एसिड प्रोड्यूस करेंगे, मैलिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे कि साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे? तो ये प्रोड्यूस करते हैं मैलिक एसिड। क्या? मैलिक एसिड। देखो कैसे, जो ये सीएएम प्लांट होते हैं ना, वो नाइट में क्या करते हैं, रात में क्या करते हैं, नाइट में ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ये जो सीएएम प्लांट होते हैं ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, कन्वर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं मैलिक एसिड में। इसमें मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन मैलिक एसिड में किसके प्रेजेंस में कन्वर्ट करेंगे? किसके प्रेजेंस में ये उसको मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ये बात आपको जाननी होगी, ठीक है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज के में। अब देखो मैं क्या समझा रहा हूं, जो ये सीएम प्लांट, इसका फुल फॉर्म होता है क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये पौधे रात में मैलिक एसिड रिलीज करते हैं। क्या? मैलिक एसिड रिलीज करते हैं। कैसे? रात में ये कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेते हैं और पकड़ के उसको मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मैलिक एसिड में कन्वर्ट कैसे हुआ? जो ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है, इसकी मदद से ये कार्बन डाइऑक्साइड मैलिक एसिड में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जो रात में ये जो सीएम प्लांट है ये मैलिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है जी? नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जहां पर है कि क्रोमैटिड्स ज्वाइन टुगेदर बाय डुप्लीकेटेड बट अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर और कॉल्ड। चलो भाई, अब तो यहां पर आपको सेल साइकिल और सेल डिवीजन पे लेके चलना पड़ेगा, इतना समय नहीं है लेकिन फिर भी समझाऊंगा स्टूडेंट। देखो लिखा है कि जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो ज्वाइन टुगेदर बाय द डुप्लीकेशन, बाय द डुप्लीकेशन। ये डुप्लीकेशन मतलब एस फेज की बात कर रहा है बेटा। सेल साइकिल में आप पढ़े होंगे, सेल साइकिल में आप पढ़े होंगे G1 फेज, G2 फेज, एस फेज, एम फेज पढ़े हैं ना। तो डुप्लीकेशन कहां पर हो रहा है भैया? एस फेज में हो रहा है, ठीक है। बट अनसेपरेटेड, लेकिन अनसेपरेटेड रहते हैं, सेपरेट नहीं होते हैं। सेंट्रोमियर और कॉल्ड, उनको क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स कहेंगे, होमोलोगस कहेंगे, बाईवैलेंट कहेंगे, एलील्स कहेंगे। बेटा उनको कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स इज द राइट आंसर। देखिए जैसे अगर मैं G1 फेज है, मान लो ऐसे समझो, अगर मैं ये G1 फेज है तो G1 फेज में जो क्रोमोसोम है मान लो वो इस तरीके से है, इस तरीके से है। ये G1 फेज है। ये कौन सा फेज है? G1 फेज है। लेकिन जैसे ही ये एस फेज में जाएगा, ये एस फेज में जाएगा तो ये तो भैया मेन कॉपी है इसकी, ठीक है। अब यहां से यहां देखो क्या हुआ, यहां क्या हुआ स्टूडेंट, यहां पर एक जो है नया, यहां पर एक नया ऐसे बन गया क्रोमोसोम। इसी को हम कहते हैं क्या? सिस्टर क्रोमैटिड। क्या कहते हैं? सिस्टर, इसी को क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। और इसको कहते हैं ये कौन सी अवस्था है? एस फेज है, सिंथेसिस फेज है सेल साइकिल की। तो यहां पर देखो जब डुप्लीकेशन हुआ, जब डुप्लीकेशन हुआ तो ये क्रोमोसोम इससे अलग नहीं हो रहा है, इससे अलग नहीं हो रहा है। तो सिस्टर क्रोमैटिड इसी को कहते हैं, ये अलग नहीं हो रहा है। तो सिस्टर क्रोमैटिड इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। क्लियर है जी? अच्छा चलिए, बहुत अच्छा। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, ठीक। चलिए इतना ही क्वेश्चन आज के पूरे सिलेबस में आपके लिए मैं लेके आया था। कल जो पूरी हमारी सीरीज होगी आपके लिए वो होगी बैक्टीरियोलॉजी। पूरा बैक्टीरिया आपको पढ़ाऊंगा। बैक्टीरिया से मतलब जीवाणु से कितने क्वेश्चन आपके टीजीटी और पीजीटी एग्जाम में आ सकते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन करवाऊंगा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीपी स्मार्ट क्लास के इस प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए आप सभी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सीपी स्मार्ट क्लास के इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ें और अपनी प्रिपरेशन को एक धार दें। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ स्टूडेंट, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हार्ड वर्क करते रहें।